यूट्यूब पे यूपीएससी जीएस प्रीलिम्स के नाम पे गर्दा उड़ा दें, कर दें पूरा काम। तो बताइए आपकी एक छलांग के अंदर यूपीएससी जीएस प्रीलिम्स को नापें कि 2 छलांग के अंदर? एक्चुअली थोड़ा 2 छलांग लगा लेते हैं, इतना ज़्यादा भी ओवर एंथुजियास्टिक नहीं होते हैं। यूपीएससी जीएस प्रीलिम्स एकदम हलवा नहीं है, बहुत डिफिकल्ट पेपर है, तो इसके लिए 2 छलांग लगाएंगे। दिस इज़ योर चीट कोड सेशन 1। इस सेशन के अंदर आपकी फाउंडेशन का निर्माण होगा और ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो बताऊंगा, कितने राउंड लगाने हैं पेपर के अंदर से और कैसे पॉसिबल है वो। मैं कहता हूँ मैं हर पेपर के अंदर 5 राउंड लगाता हूँ। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी ये कर सकते हो। 5 राउंड लगाओगे, फेल होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएंगे आपके। टफ क्वेश्चन को कैसे डील करना है विल टेल यू अबाउट दिस। सिली मिस्टेक कम से कम कैसे करनी है जिसकी वजह से आपको हर बार ये फील होता है कि काश ये 10 क्वेश्चन और ठीक कर देता, बेवकूफ़ था मैं जो मैंने वहाँ पेपर में ये गलती कर दिया। एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट्स के बीच की लड़ाई, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल इन दिस। मतलब आने वाली 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बट डोंट बी कंजूस इन वॉचिंग दिस वीडियो, मतलब स्किप करके मत चले जाना आगे, क्योंकि कंसेप्ट बीच में छूट जाएगा। फिर कमेंट के अंदर मुझे अलग अलग तरह से एडजेक्टिव्स के साथ आप बोलोगे, क्योंकि मैंने अभी जो सीसेट की वीडियो करी थी उसमें 2 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज देखी थी। फर्स्ट वन दोज हु सेड वी हैव इंप्लीमेंटेड दिस टेक्निक्स एंड फाउंड एन इंप्रूवमेंट इन आवर स्कोर्स, और दूसरा वो देखने को मिलेंगे जो बोलेंगे कि सर आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों ही लोगों को बता देना चाहता हूँ, ऑल दीज थिंग्स whatever I will tell you ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड हैं। दीज आर नॉट फॉर्मुलाइक, लेकिन मुझे यकीन है कि ये फॉर्मुलाइक ही हैं, मुझे यकीन है, लेकिन आप लोग मत मानना। ठीक है, आप लोग सिर्फ देखना, समझना, सीखना कि आपका कैसे इंप्रूवमेंट होता है पेपर के अंदर। डोंट बी कंजूस। संस्कृत के अंदर एक श्लोक है जिसे हम बोलते हैं श्रद्धामयम पुरुषो यो यच्छद्र स एव स, मतलब अ पर्सन इज मेड बाय हिज बिलीफ, एज ए बिलीव सो ही बिकम्स। जैसा आप विश्वास करेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। तो सबसे पहला आपको अपने दिमाग में ये मानना है कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, बढ़िया बात है। अब ये जो टेक्निक है ये आप सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स तक ही नहीं रख सकते हैं, आपको अपनी जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स है वहां पे मैंने इसे इंप्लीमेंट किया, 100% इंप्लीमेंट किया एंड आई हैव गॉट दिस 100% सक्सेस एट देयर। इसके अलावा जो अदर एग्जाम्स है, पेन एंड पेपर का कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर आप फेल होने के चांसेस मिनिमम से मिनिमल हो जाएंगे। बस कंडीशन एक है कि कम से कम आपने 2 बार सिलेबस को पढ़ा हुआ हो, बस दैट्स इट। याद हो ना हो वो थोड़ा एक अलग लेवल के ऊपर चला जाएगा, लेकिन 2 बार कम से कम आपने उस सिलेबस के अंदर जा चुके हो। अब अगर आपने 2 साल हो गए यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए, प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो रहा है, देन दिस इज अ राइट वीडियो। बिना इसके सेकंड वीडियो देखोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। ये वीडियो इस वजह से थोड़ा सा देखना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट्स के बीच की लड़ाई। भाई देखो, बहुत सारे लोग हैं वो बोलेंगे कि 60 क्वेश्चन ही करने चाहिए, 70 क्वेश्चन ही करने चाहिए या 80 क्वेश्चन ही करने चाहिए। मेरा पर्सनल बिलीफ है आपको 90 से ज्यादा करके आने चाहिए, बिकॉज इफ यू आर अ सुपीरियर पर्सन जिसकी एक्यूरेसी बहुत बेहतरीन है तो आप इस जोन के अंदर जाइए। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया नहीं है तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप 80 तक रुकिए, आप 90 से ऊपर ही जाइए। मेरा पर्सनल टारगेट ये रहता है, चाहे क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो, मेरा पर्सनल जो ब्यूटीफुल नंबर है वो 97 का है कि मैं 97 से तो नीचे बिल्कुल भी नहीं जाता, 97 से ऊपर ही ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, 97 से नीचे बिल्कुल भी नहीं। एंड देयर आर द वेरी हाई चांसेस, क्योंकि फिर मार्जिन बढ़ जाता है हमारा चांसेस ऑफ एरर करने का। चांसेस ऑफ एरर करने का कैसे मार्जिन बढ़ जाता है, देखो यार मस्त तरीके से। मान लीजिए किसी बंदे ने 60 क्वेश्चन किए, 60 क्वेश्चन में से वो कितने क्वेश्चन गलत करता है। मान लीजिए लेट से कि वो 10 क्वेश्चन गलत करता है, 10 क्वेश्चन गलत किया तो मतलब 10 की बजाय हम लगा लेते हैं कि 9 क्वेश्चन गलत किया है ना, तो कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। तो नेट उसके कितने मार्क्स कटेंगे, 12 है ना, 3 3 9 9 10 11 12 क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे। दैट मीन्स नेट उसके कितने आएंगे, 60 में से 12 गए 48 है ना, 48 नेट क्वेश्चंस उसके करेक्ट बनेंगे। और बस अब देख लो यार, 48 करेक्ट बनेंगे तो 96 उसके मार्क्स बनेंगे पर्सन के, सिर्फ 9 पे। और इतने तो होने बहुत जायज़ हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि किसी पर्सन ने 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उसमें से उसके 30 गलत हो गए, कितने 30 गलत हो गए, यहाँ से उसने अटैम्प्ट कितने किए हैं एक्स्ट्रा 40, चांसेस ऑफ एरर कितना बढ़ गया 20 का। ठीक है, 40 क्वेश्चन पे 20 का एरर बढ़ गया, मतलब हर एक ठीक पे एक गलत। ये अगर मान लो किसी ने 30 गलत किए तो उसके नेट कितने हो जाएंगे, 40 नेट गलत हो जाएंगे। दैट मीन्स 120 विल बी द हैंडसम स्कोर। ठीक है, मतलब 60 सही हो जाएंगे ना, तो 60 दूनी 120, 120 बहुत बेहतरीन स्कोर हो जाता है। मतलब आप 35, 36, 37 तक भी आप जा सकते हैं। तो गलती जो एरर ऑफ ये एरर का मार्जिन है ना, ये बढ़ जाता है। अगर आपने कम अटैम्प्ट किया तो बहुत कम मार्जिन रहेगा, ज़्यादा अटैम्प्ट किया तो ज़्यादा मार्जिन बन जाएगा। तो ये बात आपके दिमाग में मैथमेटिकली क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। देन सेकेंड, अब यहाँ पे बड़ी आसानी से समझदारी के साथ आपको क्या देखना है, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है और आपको ध्यान रखनी है। अगर इजी क्वेश्चन है तो इजी क्वेश्चन आपके लिए, दूसरों के लिए भी आसान है, आपके लिए भी आसान है। इंपैक्ट ऑन कट ऑफ नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। यहीं पे आती है सिली मिस्टेक्स की प्रॉब्लम। दूसरों ने सही किया, आपने किया गलत, और कट ऑफ जाएगी बेकार।
मतलब आपका फेलियर के चांसेस बढ़ गए। अब इसका मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे मैंने सिली मिस्टेक्स के बारे में लिख रखा है। मैंने जब अपना पेपर दे रहा था तो सीडीएस के मेरे पहले एग्जाम्स थे जिनको मैंने देना शुरू किया था, फर्स्ट सीडीएस देन सिविल देन सीआईपीएफ एंड सब कुछ साथ में। तो सीडीएस के पेपर से ही मैंने एक चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया था, द लेसर योर सिली मिस्टेक्स द हायर विल बी द चांसेस ऑफ यू टू गेट क्वालिफाई। नहीं तो अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स को याद करके देख लो। अब एक सिंपल बात और लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ब्यूटीफुल नंबर जो है वो कैच किया है, दैट इज 5। अगर आपके पेपर में सिली मिस्टेक्स 5 से ज़्यादा हैं तो चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग आर वेरी लेस। क्वालिफाई करने के अगर आपके 10 हैं तो भाई क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने 10 सिली मिस्टेक्स कर दी, 10 सिली मिस्टेक्स, यू कैन नॉट क्वालिफाई, ठीक है। लेकिन अगर आपने 5 की हैं तो आप दुनिया बोलेगी कट ऑफ मान लीजिए 96 हैं तो आपके 98 आ रहे होंगे अगर आपने 5 सिली मिस्टेक्स की हैं। अगर आप 5 से नीचे आ जाते हैं, 4, 3, 2, 1, अगर आपने इतनी सिली मिस्टेक्स की हैं, दैट मीन्स कि आप कट ऑफ की रेंज से +10 मार्क्स ऊपर जाओगे। और एक भी सिली मिस्टेक्स नहीं की है तो लोग आपको कमेंट सेक्शन में गालियां देने शुरू कर देंगे, यूट्यूब पे इसमें गालियां देंगे, टेलीग्राम पे देंगे कि भाई तुमने पेपर लीक करवाया है, तुम निकम्मे हो, तुम ये हो, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे। और मैंने सुन रखी हैं ये बातें, सो डोंट वरी अबाउट दिस। लोग बोलते हैं, पहला सीधा यही आता है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। एक बार पता नहीं, आई हैव गॉट नियरली 1110 इन प्रीलिम्स, तो उसके अंदर मैंने बोला कि यार 1110 सा काउंट हो रहा है तो क्या लगता है पॉसिबल है। उस समय पे मतलब बोल रहे थे सर 90 इज़ वेरी ह्यूज, ये 1110 वाले लोग आते कहाँ से हैं। मैंने बोला यार आते कहाँ से हैं का क्या मतलब है। और मुझे कोई आइडिया नहीं कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। वो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट की बारी थी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, तो मैंने आपको ये इस तरह से केस बताया था। तो कहानी कहाँ पे चलती है कि आपको सिली मिस्टेक्स कम से कम करनी है, सिली मिस्टेक्स कम से कम करनी है। एंड दिस इज द 100% फुल प्रूफ मेथड विद मी कि आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, एक भी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। सेकंड है मॉडरेट। अब देखो मॉडरेट के ऊपर क्या कंडीशन होती है, दूसरे लोगों ने सही किया, मॉडरेट सही भी कर सकते हैं गलत भी, आप भी सही भी कर सकते हो गलत भी, तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है ऑलमोस्ट इक्वल के ऊपर आप पहुंच जाते हो। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी ने 2 सही कर दिया, आपने 3 गलत कर दिए, तो आप फेलियर की तरफ चले जाओगे। अगर ये रिवर्स हो गया, किसी ने 2 गलत किए हैं और आपने 4 सही कर दिए वही क्वेश्चंस, तो दैट मीन्स और आगे बढ़ते हुए जा रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे मॉडरेट जो है, मॉडरेट एक एवरेज लोगों से थोड़ा सा अप एंड डाउन लेके जाता है, ठीक है। बात आती है टफ क्वेश्चंस की। टफ क्वेश्चंस नीड टू बी अटेंडेड, इनको अटेम्प्ट करना ही करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बताता हूं क्यों भाई, प्लीज मेरे अगेंस्ट में मत जाना, दीज आर नॉट फॉर्मूला। बताता हूं क्यों। अगर मान लीजिए टफ क्वेश्चन है, सारी दुनिया ने गलत अटेम्प्ट किया है, आपने भी गलत अटेम्प्ट किया है, तो कट ऑफ के ऊपर देयर विल बी नो इम्पैक्ट, देयर विल बी नो इम्पैक्ट, जीरो इम्पैक्ट। सारी दुनिया ने गलत किया है, आपने सही किया है, आप हो गए खुश, ठीक है। एक कंडीशन और बचती है, सारी दुनिया ने नहीं छेड़ा और आपने छेड़ा है और गलत हुआ है, तो आपके 0.6 मार्क्स कट जाएंगे, ये बात जरूर होगी। लेकिन अगर टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो मार्जिन कैसे बढ़ेगा, क्योंकि टफ क्वेश्चंस तो होंगे। अब यहाँ पे अपना एक एक्सपीरियंस के थ्रू बताता हूँ। एक्सपीरियंस ये है जी कि कोई भी इंसान कितनी भी हद मार ले, 30 क्वेश्चंस के ऊपर ही श्योर हो सकता है, उससे ऊपर श्योरिटी नहीं आ सकती। उससे ऊपर के अगर किसी पर्सन को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो उसे कैलकुलेटेड रिस्क, गेस, अंडरस्टैंडिंग, क्रॉस इंप्लीकेशन सब कुछ लगाना पड़ेगा। 30 क्वेश्चन तक कोई बंदा जा सकता है, मैं कहता हूँ 35 तक भी जा सकता है। नीचे कमेंट में देंगे सर मेरे तो 38 100% श्योर थे, वो वाली बात नहीं है भाई। मैक्स टू मैक्स 30, मतलब 30 एक एवरेज है। एक बढ़िया स्टूडेंट को 30 क्वेश्चन ही पता होते हैं, उसके बाद उसे अपनी नॉलेज का गेम करना होता है, उसे अप्लाई करना होता है। अब देखिए यहां पर आपको स्पीड रीडिंग बहुत हेल्प करेगी, आपका टाइम बचाने में, एंजाइटी बताने में। अभी थोड़ा मैं बताता हूं, इसको थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, लेकिन अभी जो आपको तुरंत अभी से शुरू कर देना है वो पॉइंट ये है कि स्टॉप डूइंग द मॉक्स। मॉक लगाने अभी बंद कर दो, आज लगा लो, कल से बंद कर देना मॉक। क्यों बंद कर देना, क्योंकि जो मॉक होते हैं वो इंस्टीट्यूट फ्रेम करते हैं और यूपीएससी अपना पेपर सेट करता है। अब प्रॉब्लम बताता हूं क्यों। इंस्टीट्यूट वाले जो आंसर्स बनाते हैं, जो क्वेश्चंस बनाते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाउ यू कैन से कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाउ, जब लोग इनका अटेम्प्ट करेंगे और मार्क्स अच्छे नहीं बनेंगे। जब अटेम्प्ट करेंगे तो लोग ऑब्वियस सी बात है उसमें लॉजिक लगाएंगे, उसके अंदर गेस लगाएंगे। ये बात इंस्टीट्यूट के मालिकों को भी पता है और वहाँ पे कंटेंट डेवलपर्स को भी पता है। अब वो लॉजिक और गेस कैसा लगाएंगे, जो आपने यूपीएससी में सीखा है, वट एवर यू हैव लर्नड इट, ठीक है, जो भी आपने सीखा हुआ है। अब जब आपने ये सीखा है, जो भी आपने सीखा है, अगर आप उसे इंप्लीमेंट कर रही हैं तो इंप्लीमेंट करने के बाद
इंस्टीट्यूट वाले जानबूझकर आपके इस लॉजिक को गलत प्रूव करवा देंगे और आप यहां से ही प्रॉब्लम में फंसना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स द डाउट का जो सेशन है वो आपके सामने आना शुरू हो जाता है। जैसे ही डाउट आपके दिमाग में जाता है वैसे ही आपके अंदर एंजाइटी जाती है, वैसे ही आपको हर क्वेश्चन के ऊपर प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाती है, चाहे वो ए दा करके हो, आप उसमें भी प्रॉब्लम निकालना शुरू कर देते हो और इसकी वजह से पूरे क्वेश्चन पेपर की बैंड बजा के रख देते हो। एंड आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माई अ वेरी नियर एंड डियर फ्रेंड, हिज नेम इज पुनीत गहलोत एंड ही हैज़ ऑल्सो अपीयर्ड इन इंटरव्यू। उसने, वो बंदा एक मॉक नहीं लगाता था, नॉट अ सिंगल मॉक। क्यों? वो ये बोलता था कि भाई हमने मॉक लगाए और हमारा बैंड बजा। अब आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दिस कि सारी दुनिया विजन के मॉक लगाती है, अलग अलग के मॉक लगाती है। तो एक्चुअल में रीजन मैं आपको पहले बताता हूँ कि वी हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉक्स, आफ्टर दैट वी हैव गेन दैट काइंड ऑफ अ स्किल। ठीक है, अब उसके बाद हमने मॉक्स लगाने बंद किए, क्योंकि जो मॉक्स हैं वो मॉक्स लगाने बंद किए इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर दिया। मॉक्स का मतलब ये कि हम अंडरस्टैंडिंग करने के लिए देख रहे थे कि हमारी जो स्किल है वो कितनी सफिशिएंट है, कितनी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट वाले जो विजन वाले हैं, विजन वाले खेल खेलते हैं। विजन वाले का आप जिस चीज़ पे बोलोगे ना कि ये स्टेटमेंट सही होने के चांसेस है, वही गलत मिलेगी। अब हमने तो इसे हैक को पकड़ लिया था। हमें जिस स्टेटमेंट को लगता था नहीं सही है, हमें पता था कि भाई देख कायदे से यूपीएससी होता है स्टेटमेंट को सही करता, विजन है गलत करेगा। ठीक, तो फिर हमने विजन के हाथ पैर जोड़ने छोड़ दिए। अभी जो सबसे नियर एंड डियर वाली जो आपकी मॉक्स हैं वो आपके फॉरम IAS के मिलते हैं। ठीक है, दूसरा, इन मॉक्स की जो आंसर की होती है उनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है, उनका पोस्टमार्टम नहीं होता है। यूपीएससी के हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होता है। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत होती है मॉक्स के अंदर, आप सेक्शनल अप्रोच लगा के चलते हो कि मान लो आपने पॉलिटी के टेस्ट लगाए, आपने इकोनॉमी के टेस्ट लगाए, पेपर के अंदर इकोनॉमी पॉलिटी नहीं चलता। पेपर में पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर कुछ मिसलेनियस, ऐसे करके चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर जब आप पॉलिटी वाला सेक्शनल टेस्ट लगाते हो तो रिजल्ट क्या निकलता है? रीसेंसी इफेक्ट। अगर आपने यहां एलिमिनेशन किया है क्वेश्चन 1 में, सेम क्वेश्चन 2 में करोगे, सेम क्वेश्चन 3 में करोगे और इसी वजह से पूरे पेपर का बैंड बजा के रख देते हो। ठीक है, और अगर आपने अभी टेस्ट नहीं छोड़े, मॉक लगाने नहीं छोड़े और आपने यूपीएससी के PYQ शुरू करने हैं, ठीक है, मॉक नहीं लगाने लेकिन PYQ करना है डेली का, 1 साल का PYQ करो, क्योंकि इससे आपकी मसल मेमोरी में ये PYQ वाली फील जाएगी रेदर देन मॉक, रेदर देन डाउट वाली कि हर चीज़ को डाउट से देखो, वो चीज़ हट जाएगी। सो कम से कम 15 दिन पहले छोड़ देना चाहिए। ये मेरी पर्सनल आप लोगों से रिक्वेस्ट है एंड प्लीज़ आपको ये करना ही करना है। ठीक है, अब चलते हैं खेल की तरफ में। खेल का पहला पार्ट है पेन आपको लेना है रेनॉल्ड लिक्विफाइड का। बहुत मोटी सी निब होती है इसकी, मतलब 1-2 सर्कल घुमाने में ही ये पूरे का पूरा काला हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारा टाइम बचेगा। दूसरा, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग ऑफ दिस सेशन, जिसके अंदर आपको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस को मैनेज करना है। अब मैं बताता हूँ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का खेल कैसे चलता है। देखिए, जैसे ही पेपर आता है, पेपर के शुरुआत के आप में से कितने लोग मेरे को ये सोच के बताना कि शुरुआत में आपके अगर आप 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो उसमें से 12-13 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कई बार 8-9 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, है ना। इतने क्वेश्चन शुरुआत में गलत हो जाते हैं, उसके बाद आपके ठीक होने शुरू होते हैं, फिर आखिर में फिर से गलत हो जाते हैं। आपको लगता है शुरुआत के 12-13 गलत ना होते तो पास हो चुके होते, है ना, लेकिन शुरुआत में 12-13 गलत होते हैं। क्यों होते हैं? रीज़न इज एंजाइटी, प्योर एंजाइटी, नथिंग एल्स। अब गर्ल्स के लिए मैं खासकर बताता हूँ क्योंकि उनको थ्रेटन पहले से किया जाता है उनकी फैमिली के द्वारा कि इस बार सेलेक्ट नहीं हुए तो भाई आपकी शादी करवा देंगे, और या हस्बैंड की तरफ से, मतलब किसी की भी तरफ से। सो वो अलग लेवल की एंजाइटी पे रहती हैं लड़कियाँ। तो एंजाइटी जो है मेन फैक्टर होता है आपके पेपर को ख़त्म करने का। और इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आपने बहुत बार देखा होगा, पेपर से सेंटर से बाहर आते ही आपने तुरंत क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देते ही सही जवाब आपको पता चल गया, आपकी आत्मा को पता चल गया, पेपर में नहीं हो पाया था। रीजन इज एंजाइटी एंड आई हैव अ ट्रिक टू रिमूव दिस एंजाइटी फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। एकदम 0-0 हो जाएगा। ठीक है, 5 राउंड के अंदर आपको पेपर को पढ़ना है और फर्स्ट राउंड लेना है आपको। अब यहां पे आप देखिएगा, फर्स्ट राउंड आपको सिर्फ इजीएस्ट क्वेश्चंस का लेना है, 15 to 20 मिनट के अंदर लेना है, कोई सिली मिस्टेक नहीं होगी। मतलब मैं इसका बताता हूं, आराम से सोच के समझना। देखो, सबसे पहले आपको स्पीड रीडिंग करनी है। स्पीड रीडिंग की टेक्निक बताता हूं, इंप्लाई करके देखना इसको आज। जैसे आपका ये पेपर आता है, ये पेपर का एक पेज है, ये पेपर का दूसरा पेज है, इसके ऊपर इतनी जगह आपकी खाली होती है। अब क्या होता है, जैसे मैंने क्वेश्चन देखा सबसे पहले कि भाई फंडामेंटल राइट के बारे में है और यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इस फंडामेंटल राइट के ऊपर ये कर दूंगा, जैसा सर्कल लगा दूंगा या इसके नीचे अंडरलाइन कर दूंगा, तो ऐसा कर दिया। लेकिन मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा इसे फर्स्ट राउंड के अंदर, बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करूंगा, नो नक्को, बिल्कुल भी नहीं, पढ़ूंगा भी नहीं। मैंने फंडामेंटल राइट देखा, मुझे पता है फंडामेंटल राइट क्या, कि इतना लंबा क्वेश्चन है यार, इसको पढ़ने में टाइम लगेगा, आई वोंट रीड इट। फिर से बता रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ूंगा? मुझे टाइम सेव करना है। फिर अगला मैंने क्वेश्चन नंबर 2 देखा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सीधा था
था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये वो मुझे पता है सीधा सा, और मैंने सीधा उसको टिक कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखा कि भाई जो है वर्ल्ड बैंक के बारे में 4 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, तो मैं वर्ल्ड बैंक के ऊपर ऐसा सर्कल लगाऊंगा, गोला बनाऊंगा, रेक्टेंगल बनाऊंगा, उसके बाद में छोड़ दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा उसको, ठीक है, पढ़ूंगा भी नहीं। मैंने सिर्फ वर्ल्ड बैंक देखा, नीचे लंबे चौड़े वो देखे, पढ़ भी नहीं रहा हूं, सिर्फ देख रहा हूं। जैसे दूर से देखने में लगता है ना कि ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो बस उसको देखते ही छोड़ दिया, नथिंग एल्स। लेकिन उसका सिर्फ जो हेडिंग है उस हेडिंग को देख लिया, ठीक है, कि जो जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन देखा, तो मैंने देखा 100 मिलियन फार्मर, मैंने पढ़ा ही नहीं आगे है क्या 100, क्यों पढ़ूं मैं भाई, मुझे नहीं पता, मैंने करंट अफेयर में पढ़ा ही नहीं 100 मिलियन फार्मर। जब नहीं पढ़ा तो मैं इसको पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों करूं, पढ़ के फिर मैं मना करूं कि नहीं मुझे नहीं आता, क्यों करूं ऐसा। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट योर ब्रेन टू ट्रेन इन द स्टेजेस कैसी, ये वाली स्टेजेस, कि सबसे आपका ब्रेन एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन करे, फिर टफ, फिर टफ, फिर और टफ, ताकि आपका ब्रेन इसी हायरार्की के अंदर चले, ठीक है, और उससे आपके क्वालिफाई होने के चांसेस बने। अब आपको अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आपको बताता हूँ सेकंड टेक्निक। यहीं पे जैसे ही मैं इनको देख रहा था तो मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 1, तो मैंने सीधा 1 यहीं पे लिख दिया है ना, और उस पर फंडामेंटल राइट पे सर्कल लगा दिया। सेकंड मैंने सॉल्व कर दिया तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तीसरा, ये वो वाले हैं जो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट रीडिंग के अंदर कौन से क्वेश्चन है, सिर्फ वो क्वेश्चन है जो 1 लाइनर है, ओनली 1 लाइनर, और मुझे पता है 1 लाइनर है, मुझे पता है, सिर्फ उन्हीं को टच करूंगा, बाकी क्वेश्चंस को मैं टच ही नहीं करूंगा, पढ़ूंगा भी नहीं, लेकिन सिर्फ उनकी हेडिंग बनाता चलूंगा, फंडामेंटल राइट, DPSP, ये वो, बस सिर्फ हेडिंग बनाता चलूंगा। क्यों बनाता चलूंगा, यूपीएससी में एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा आता है, हर साल आता है, रिकॉर्ड है ये, कि जिसमें 2 क्वेश्चंस के आपस में लिंकेज होता है। एक बार वो कोंगो वाला कोई क्वेश्चन आया था, उसमें किसी क्वेश्चन का आंसर कोंगो था, और वहां पे उसी का एक स्टेटमेंट बना के दे रखा था। तो समटाइम्स आपके क्रॉस सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ये बहुत आगे चल के है, आगे वाली लेवल के ऊपर है, लेकिन पहले अभी आप सुनिए, इसी लेवल को आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैंने क्या किया, मेरी ये हमेशा से हर पेपर के अंदर आदत होती है, ऊपर लिख दिया 1 2 3 4, और इसमें मेरे को घबराना नहीं है बिल्कुल, अपने मन में बिल्कुल ये नहीं सोचना, क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, तो मैं घबराऊंगा क्योंकि ये मुझे नहीं आता। अब देखो, तो मैंने ऐसे लिखा 1, दूसरा तीसरा मैंने कर दिया, चौथा मैंने नहीं लिख दिया, 5वां लिख दिया, 6वां लिख दिया, 7वां लिख दिया, 8वां 9वां 10वां, मतलब समझ लो पेज नंबर 2 पर से मैंने कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मैंने लिख दिया 6 7 8 9 10, फिर आगे चला 11 12 13 14 15, फिर आगे चला, तो फिर देखिए 26 27 28 29, मतलब कुछ नहीं आता मेरे को, पूरा का पूरा पेज खाली छोड़ दिया। क्यों, आप क्वेश्चन का लेवल देखो यार, कंसिडर बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग, हाउ मेनी ऑफ स्पीसीज, छोड़ो यार, बाद में देखेंगे, स्किप, सिर्फ 1 लाइनर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जब आप ऐसे 1 लाइनर वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या बहुत इजीएस्ट टू इजीएस्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देन दे वुड बी द 20 क्वेश्चन फॉर श्योर। 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मिनिमम ऐसे होंगे जो आप श्योर कर ले जाओगे। मान लीजिए 20 क्वेश्चन आर दोस्त, 20 क्वेश्चन हमेशा से ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वाहियात किस्म के होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान। अब इन 20 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाओगे, हाउ मेनी टाइम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इन 20 क्वेश्चन को करके लेके जाओगे 15 से 20 मिनट के अंदर। सिर्फ 15 से 20 ही क्वेश्चन होंगे, पूरे पेपर के अंदर से आप गो थ्रू हो गए, और पूरे पेपर के ऊपर आपने बांट दिया सारे पे, है ना, 6 7 8 9 10 ऐसा करके आपने बांट दिया सारा, ठीक है जी, ऐसा करके यहाँ पे लिख दिया। ऐसे आप 100 के 100 क्वेश्चंस को लिखते हुए चले गए। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपना OMR शीट उठानी है एंड OMR फिल करनी है। अब 2 से 3 मिनट लगेंगी, 2 मिनट लगेंगी, 3 मिनट लगेंगे। इसके अंदर आपने क्या देखा, नाउ घड़ी की सुई हो गई होगी 20 पे, या हो गई होगी 25 मिनट पे। 25 मिनट के अंदर यू हैव सॉल्व्ड 20 क्वेश्चंस ऑफ वर्थ 2 मार्क्स ईच, दैट मीन्स 40 मार्क्स। अगर आपको सेफ जोन पकड़ना है, यू नीड 60 मोर, दैट मीन्स यू नीड 30 मोर करेक्ट। मतलब कि नेक्स्ट 1.5 आवर के अंदर आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं, नेट 30। अब यहीं से लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यहां से 2 फायदे हुए आपको। कौन सा फायदा, नंबर 1, आपने सिली मिस्टेक 0 कर दी है, क्योंकि आपने सिर्फ इजीएस्ट क्वेश्चंस को पिक किया है, बस रीसेंसी इफेक्ट को आपने एलिमिनेट कर दिया है ना। तो पहला आपका बेनिफिट ये। पॉइंट नंबर 2, आपने इस समय के ऊपर जो एंजाइटी वाला दौर था, जिस एंजाइटी के अंदर आप क्वेश्चन गलत करते थे, वो सारा एंजाइटी वाला दौर काट दिया। तीसरा चीज क्या है, यहाँ पे अब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि 30 मोर क्वेश्चंस इन 1 आवर एंड 30 मिनट्स यार, एंजॉयबल मोमेंट। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है कि आई एम स्टिल इन द रेस, मैं नहीं छूटा हूं रेस से। क्योंकि अगर किसी ने शुरू के 10 क्वेश्चन देखे, 10 के 10 में से कुछ नहीं आया, पूरा दिमाग लगाने के बाद भी, तो बड़ी तकलीफ होती है ना। 1 मिनट। अब यहीं से एक और फायदा निकलेगा, फायदा नंबर 3। फायदा नंबर 3 कौन सा है, देखिए आपने लिखते हुए चले गए, फर्स्ट राउंड हो गया कंप्लीट आपका 15 to 20 मिनट के अंदर। फिर आप लोगे सेकंड राउंड में आप मॉडरेट क्वेश्चंस को देखोगे। लेकिन अब आपको पता है मॉडरेट क्वेश्चंस कौन से आपको पिक करने हैं, नॉलेज बेस्ड। जैसे कि फंडामेंटल राइट का था, DPSP का था, मान लीजिए इकोनॉमी का कोई कंसेप्ट है जिसमें तुक्केबाजी नहीं है, ठीक है, जो एकदम आपको आता है। मान लीजिए ट्रेड डेफिसिट के बारे में डेटा है, पढ़ना ही नहीं उसको। सेकंड राउंड में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ना है जो नॉलेज बेस्ड थे। और आपको पता है क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप पढ़ते गए तो आपने देख लिया
पीएफए को गोला लगा दिया, आपको नहीं पता पीएफए क्या है, सेकंड राउंड में पीएफए वाला क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, इग्नोर मारना है। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे जैसे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते गए वैसे वैसे इनके ऊपर ऐसे कांटा लगाते गए, कांटा कांटा, ठीक है। क्यों? अब जब थर्ड टाइम आप जब पढ़ने के लिए आओगे तो आपको पता है कि जो मेन फर्स्ट रीडिंग वाले क्वेश्चन थे वो तो आपने यहाँ पे सॉल्व ऑलरेडी कर लिया, यहाँ पे लिखे ही नहीं है। दूसरा, आपने जिन जिन पे कांटा लगाते हो पढ़ना ही नहीं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 पे 2 पे लगा दिया, 28वां और 29वां छोड़ रखा था, तो मैं सीधा देखूंगा 28वां कौन सा, ये रहा सीधा 28वें पे। आई विल सेव माई टाइम टू गो थ्रू दिस, कि इसमें से कौन सा क्लिक कर दिया, कौन सा रह गया, ऐसे ऐसे वाला नहीं, सीधा 28 देखा ऊपर, 28 से 28 पे, 29 देखा, 29 से 29 पे, दैट्स इट, सीधा जंप मारा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड राउंड के अंदर मैं सिर्फ नॉलेज वाला काम करूंगा। अब नॉलेज वाला जब काम होगा तो नियरली यू विल सॉल्व द 25 to 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मान के चलो, 30 क्वेश्चन मान के चलो। अब यहाँ पर आपने सिली मिस्टेक्स कितनी की? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने पूरी नॉलेज का इस्तेमाल किया है। आपने आराम से ठहर के, मान लीजिए पूछा गया कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी की एक्सेप्शन क्या है, या जो भी है कि प्रीलिम्स में उसमें प्रीएम्बल में है कि नहीं है, तो आपने दिमाग लगा के सॉल्व कर दिए। ऐसे वाले क्वेश्चन के अंदर सिली मिस्टेक 0, नथिंग, नको, एकदम सेफ, अभी तक सेफ खेले जा रहे हो। अभी मान लो 1 घंटा यहाँ पे पास आउट हो जाता है, 1 आवर, एंड यू स्टिल इन द गेम, आपको लगेगा मैं गेम में हूँ, फेल नहीं हुआ हूँ अभी, आई हैव द फुल अथॉरिटी, फुल पोटेंशियल, और मैं अभी गॉड के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा हूँ। अब थर्ड राउंड आपको लेना है। थर्ड राउंड इज द टफर राउंड। यहाँ पर आपको आके अब एलिमिनेशन शुरू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नॉलेज आपने लगा ली, बिल्कुल सिंपल वाले आप क्वेश्चंस आपने कर लिए, अब रीसेंसी इफेक्ट नहीं आएगा आपका। अब आपका लेवल, आपका दिमाग थर्ड स्टेज में चला गया। अब वो क्रॉस इंप्लीकेट करेगा चीज़ों को। मान लीजिए किसी 2 राजाओं के बारे में पूछा गया, तो आप सोचोगे कि यार वो राजा, मान लीजिए एक राजा था यूरोप का, है ना, और एक राजा था कि भाई आपके इंडिया का और मिडिवल इंडिया का, तो आप सोचोगे कि यार यूरोप का और मिडिवल इंडिया का, तो फिर आप सोचोगे यार मिडिवल इंडिया के अंदर यूरोप का तो कोई राजा था ही नहीं, यूरोप के समय पे तो मतलब ये मिडिवल इंडिया के अंदर अरब वरब का लड़ाई हो रही थी उनके साथ में, सो आई डोंट थिंक कि वो चीज़ सही भी होगी। तो आप थोड़ा सा रिस्क लगाओगे और यहाँ पर आप एलिमिनेशन करना शुरू करोगे। नाउ योर ब्रेन विल गो अवे फ्रॉम द नॉलेज बेस्ड थिंग्स। अब वो नॉलेज बेस्ड थिंग्स से ऊपर उठ के सोचेगा। सबसे पहले हमने सबसे सिंपल किया, फिर नॉलेज बेस्ड चीज़ों पे सोचा, फिर आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होकर थर्ड लेवल के ऊपर चला जाएगा, क्रॉस इंप्लीकेशंस ऑफ थिंग। फिर अब यहाँ पे चीज़ें करना शुरू करेगा, रीसेंसी इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। नियरली आप इसके अंदर 20 से 30 मिनट जितनी भी लोगे, अब यहाँ पे एलिमिनेशन करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। फोर्थ राउंड इज द टफेस्ट एंड ट्रिकी। यहाँ पर आप क्या करोगे, उन क्वेश्चंस को देखोगे जो सबसे टफेस्ट है, जिसका नाम लेना देना आपने सुना ही नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर आई विल मेक एन अनलिस्टेड वीडियो। उसका एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पर ये क्वेश्चन था, है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने थर्ड राउंड के अंदर कंप्लीट किया था। थर्ड राउंड में कैसे, जैसे मैंने देखा भाई 100 मिलियन फार्मर है, स्पीड रीडिंग ऐसे काम करती है। 100 मिलियन फार्मर है, तो मैंने सबसे पहले देखा इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, फिर देखा मैंने इंटरनेशनल अलायंस, देखा सीधा, उसके बाद पढ़ा ही नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो मुझे पता है भाई प्लेटफॉर्म में रोला है, तो मैंने सबसे पहले हटाया ये इंटरनेशनल अलायंस, ये इंटरनेशनल अलायंस को हटाओ। फिर मैंने देखा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो फिर मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को बड़ा बायर सेलर ये वो फलाना, फिर इसको काट दिया। क्यों काटा? रीजन इज दिस कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फार्मर्स भाई पढ़े लिखे नहीं होते। अब ये चीज़ अगर मैं सेकेंड राउंड में सोच रहा होता तो मुझे ये लगता क्या पता हो, फर्स्ट राउंड में पढ़ रहा होता तो लगता क्या पता हो, लेकिन क्योंकि मैं थर्ड राउंड में पढ़ रहा हूँ, मैंने अपनी नॉलेज को इम्प्लाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, मेरा दिमाग ये बोल रहा है कि भाई फार्मर्स पढ़े लिखे नहीं होते, तो एकदम डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, थोड़े से कम, है ना। तो फिर मैंने क्या सोचा कि यार ये प्लेटफॉर्म दोनों के अंदर कंफ्यूजन करना चाह रहा है, इसमें और इसमें। तो फिर मैंने इस नीचे वाले को पढ़ा कि भाई FPO कंजोर्टियम, मतलब ये थोड़ा फॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल पॉजिटिव एम टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। मैं कहा यार ठीक है यार, दिस इज मोर जनरल। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट कौन सी है? इन दोनों में से ये वाली। सो दैट्स व्हाई आई पिक दिस। ये फोर्थ स्टेज के अंदर होता है, फोर्थ राउंड के अंदर होता है, थर्ड राउंड के अंदर होता है, जो आपका यहाँ पे जो भी फ्लक्चुएशन करे वैसा। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, आई स्टिल मतलब मैंने इसे सबसे लास्ट राउंड में किया था। क्यों? इसमें था विच जो कि पॉलिनेट करता है ट्री के साथ में, इनमें से कौन सा है? फिग, महुआ, सैंडलवुड। अब मुझे पता महुआ के ऊपर कुछ नहीं होता, महुआ के पत्ते होते, ठीक है, सैंडलवुड के ऊपर नहीं होता। तो मुझे था कि फिग और सिल्क कॉटन में से, तो मैंने कहा यार अगर क्वेश्चन ये सिल्क कॉटन भी हो सकता है, फिग भी हो सकता है। फिर ऑड इवन आउट वाला मैंने सोचा यार, तो चलो मैंने फिग मार दिया फिर इसमें। फिर यहाँ पे देखा इनमें से कौन सी बटरफ्लाइज जो हैं वो पॉइजनस हो सकती हैं, तो आई सिंपली गो विद द ऑल थ्री। रीजन इज वेरी सिंपल। अगर फर्स्ट राउंड में होता तो सोचता क्या पता ये हो, क्या पता ये हो, क्या पता 2 ओनली हो, लेकिन क्योंकि मैं थर्ड राउंड में हूँ या फोर्थ राउंड में हूँ, तो मैं बोलूंगा कि यार मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली इंप्लाई करेगा चीज़ों को, एंड आई पिक द ऑल 3, ठीक है। देन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, जैसे ही आपको गलत स्टेटमेंट मिलती है काट देना है, ठीक है। जब आप पढ़ना शुरू करें तो देखिए एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन के ऊपर दो बार टाइम खराब नहीं करना है।
आपको दूसरी बार टाइम उतना ही लगाना है जितना उसका रेलेवेंस है। जैसे फर्स्ट टाइम में आपने पढ़ा पीएफए, अगर आपको पीएफए पता है ठीक है, नहीं पता है तो पीएफए के ऊपर लाइन लगा दी। मेकिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है, मुझे क्या करना प्रोडक्ट का, भाई प्रोडक्ट ही बनाएगा, कोई बात नहीं। पीएफए आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड, मुझे वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग, ठीक है, आर नॉट इजीली अवेलेबल, डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट, मैंने दूसरा पढ़ लिया। तीसरा क्या है, पीएफए कैन लीड टू द बायोअक्यूमुलेशन। तो मुझे क्या लगा कि भाई अगर ये स्टेटमेंट सही होगी, है ना, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगी कि भाई वो वाइड स्प्रेड मिलता है, इस वजह से मिलता है क्योंकि वो इजीली डिग्रेड नहीं होता और इस वजह से बायो एक्यूमुलेशन हो रही है। तो अब मैंने कहा कि भाई कैन लीड, इसका मतलब ये तो मुझे सही लग रहा था, फिर कैन लीड ये सही, अगर ये दोनों सही हो गए तो बाय डिफॉल्ट ये भी सही हो जाएगा, एंड आई पिक द ऑल थ्री, ठीक है। और मैजिक हैपन्स, यहाँ पे आती है ट्रिक्स, ये होती हैं ट्रिक्स। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा, अब देखो दुनिया बोलेगी ओनली 2 लगा देते, ये लगा देते, वो लगा देते, नहीं भाई सोचो, अंडरस्टैंड करो। अब ये जो काम है ये ब्रेन सेकंड राउंड में जब, या उस मान लीजिए इससे पहले कोई नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है तो रीसेंस इफेक्ट आएगा ही आएगा, लिखवा लो मेरे से। अब यहाँ पे भी नॉलेज लगाने की सोचोगे, आप सोचोगे पर फ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस कहाँ पढ़े थे हमने, पढ़े ही नहीं थे यार, इतना टफ क्वेश्चन, हे भगवान यूपीएससी वाले मर क्यों नहीं जाते तुम, तो ऐसी वाली बातें आती है। लेकिन जब थर्ड स्टेज में जाते हो तो आप ये काम नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको इस तरह से क्वेश्चंस को छेड़ना है। और फिफ्थ राउंड के अंदर, लिटरली फिफ्थ राउंड के अंदर क्या होता है, फिफ्थ राउंड के ऊपर 3, 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे बचे हुए होते हैं जिसके ऊपर ऐसे टिक 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 ऐसे कर रहे होते हो कि यार पता नहीं क्या है, लगाऊं गलत होएगा, नहीं लगाऊं गलत होएगा, छोड़ूं नहीं होएगा, कर दूं सही होएगा, ये होएगा वो होएगा। और ऐसा लिटरली 2 से 3 क्वेश्चन आप मेरे सामने हमेशा से रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, और आखिर के 10 मिनट रहते हैं, तो 10 मिनट के अंदर बस उनके ऊपर दुनिया भर का दिमाग लगा देता हूँ कि ये भी वो भी, क्या पता कहाँ से। कभी कभार एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है कि भाई बड़ा मैजिकल तरीके से दिमाग अपने आप कहीं पे जाके मतलब कहीं से आंसर ढूंढ के ले आता है, तो लगता है कि अच्छा चलो ये लगा देते हैं इसका, है ना। तो ये वाला है प्योर तुक्के वाला क्वेश्चन, और यहाँ पे बात बन जाती है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन इसमें ये रखना है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करता है, सिंगल पेज के ऊपर। मान लीजिए जैसे आपने पहली बार में ये पढ़ा 100 मिलियन फार्मर प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल अलायंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म छोड़ के आगे बढ़ गए। जब सेकंड टाइम आप पढ़ने के लिए इसको आओगे तो आपको पता है ये प्लेटफॉर्म ये वाला फंडा है। मतलब एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो उस पर दोबारा नजर ना जाए, दैट्स वाई मैंने बोला कि गोला लगाना होता है। जैसे ये गोला लगाया, ये गोला, अब जब मैं सेकंड बार पढ़ता आऊँगा, मान लो एक बार मैंने पढ़ लिया और मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा है, मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, तो आई डोंट वेस्ट माई टाइम। वाई? क्योंकि हमारा दिमाग खुद ब खुद आंसर ले आता है ढूंढ के। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के बाद ये देख लिया नहीं हो रहा सॉल्व, तो मुझे टाइम वेस्ट करना ही नहीं इसके ऊपर, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करना है। फिर मेरा दिमाग जब मैं सेकंड टाइम आऊँगा, थर्ड टाइम आऊँगा, तब ऑटोमेटिकली बोलेगा वाइड स्प्रेड ड्रिंकिंग वाटर, अरे यार ये तो ठीक ही होगा। तो तब जाके एकदम से दिमाग हिट करता है, करके देखना ये चीज़, ठीक है, एकदम से हिट करता है। और कई बार ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्रॉस रेफरेंस, हमें एक ही न्यूज़ 2 जगह पे देखने को मिल जाती है। अगर हम तेजी से पेपर पढ़ते हैं तो उन दोनों को लिंक करके हम एक क्वेश्चन सही करके ले जा सकते हैं। जो तुक्केबाजी है, न्यूज़ के अंदर कौन सी थी, किन में से 4 देश हैं, 4 देश में से सबसे ज़्यादा न्यूज़ में कौन सा था, तो उसके ऊपर आपने पिक कर दिया तो चांसेस सही होने के बढ़ जाते हैं, ये वाला। फिर एक छोटा सा यहाँ पे चीट कोड और बताता हूँ आप लोगों को। कई स्कूल ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप स्कूल्स में जाइएगा, मैपिंग से रिलेटेड चीज़, ये मैंने 1-2 जगह की है। एक बार हरियाणा में भी किया था मैंने, एक बार यूपी में भी किया था। तो ऐसा था कि स्कूल्स होते हैं ना, कुछ स्कूल्स होते हैं सरकारी स्कूल, उनकी दीवारों के ऊपर ना मैप बना होता है, बड़ा सुंदर सा मैप बना हुआ होता है। अगर आपकी ज्योग्राफी बहुत बढ़िया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बड़ा सुंदर सा मैप बना रखा है तो बी अवेयर वाइल एंटरिंग इनटू द स्कूल। तो वहाँ पे आप देखिए मैप कहाँ पे है। जब क्लासरूम में बैठे तो देखिए क्या चीज़ है जिसे आप एज अ मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेपर के अंदर। तो एक बार हरियाणा का मैं वही पेपर दे रहा था और हरियाणा जीके का कोई क्वेश्चन आ रखा था कि फला फला डिस्ट्रिक्ट किसके साथ लिंक विंक करता है। तो मैंने कहा सर मे आई गो टू वॉशरूम, बोला ठीक है, गया, मैप देखा, आ गया। ठीक, तो ये चीटिंग होती है, पर मतलब यू कैन डू समटाइम्स, ठीक है। और गॉड और लक भाई, बिना इनके पास पेपर नहीं हुआ जाता, चाहे कितनी भी तिगड़मबाजी लगा लो। पर हाँ, ये मेरा जो है खुद का सेल्फ अज्यूम्ड मेथड है, जो मैंने खुद कई बार ट्राई किया है और हर बार ही मेरा क्वालिफाई हुआ है। बहुत रेयरली, अभी अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत रेयरली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने पढ़ाई छोड़ काफ़ी समय पहले, मतलब 1-1.5 साल पहले से मैं 1 या 2 सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ, उसी के ऊपर फोकस रखता हूँ, बाकी चीज़ें नहीं करता हूँ कवर। तो डिस्पाइट ऑफ दैट आई स्कोर दैट मच, मतलब कट ऑफ से ठीक ठाक मार्क्स से ऊपर लेके चला जाता हूँ, डिस्पाइट ऑफ नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ करंट अफेयर, नॉट हैव, मतलब बेसिक चीज़ें भी दिमाग से थोड़ा थोड़ा उड़ चुकी हैं कुछ सब्जेक्ट्स की। तो बिना उसके भी आई एम स्टिल एबल टू गेट दैट मच ऑफ मार्क्स। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, रीज़न इज़ दिस जो आपको मैंने बताया है। इसके बाद सेकंड जो है वो लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। सेकंड सेशन में एक दिन छोड़ के परसों लेके आऊँगा मैं, फिर उसके बाद आपका बहुत देखिएगा कि आपका कितना भयंकर तरीके से मार्क्स में इंप्रूवमेंट होता है। इस चीज़ को इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए और देखिए कितना बेनिफिट होता है। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।